पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है और ये जो सिस्ट हैं ये बहुत कॉमन है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कई बार ये सिस्ट बनती हैं और फिर घुल जाती हैं। इनको हम PCOS और PCOD सैडली हमारी सोसाइटी में इस समय बहुत कॉमन है। पीरियड्स ठीक से नहीं होते। होता क्या है इसमें कि एग जो है वो यानी ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। ओवरी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि सिस्ट जैसे लगते हैं। होगा 70-80% पेशेंट्स में ऑलरेडी डिजीज ओवरी के बाहर पूरे पेट में स्प्रेड हो चुका है जब तक डायग्नोसिस नहीं है। तो मैम इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं? तो उससे ओवेरियन कैंसर का रिस्क 30-50% से भी रिड्यूस होता है। ओके, क्या पेप्समियर से ओवेरियन कैंसर का पता चलता है? ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस में बिल्कुल भी यूजफुल है। ट्रेडिशनली बहुत फीमेल्स प्राइवेट पार्ट्स में टैल्कम पाउडर यूज़ करती हैं। इंडस्ट्री का काम है इंश्योर करना कि हम जो टैल्कम पाउडर यूज़ कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ओवेरियन कैंसर के बारे में। तो आज इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीपिका, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और बहुत साल से एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बिना किसी देरी के मैं डॉक्टर दीपिका का वेलकम करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में। मैम, ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ओवेरियन कैंसर जो है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स लेके फीमेल्स आती हैं, जैसे कि उनको लगता है कि पेट फूल रहा है या ब्लोटिंग जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, या फिर कि नीचे की तरफ पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर इंडाइजेशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, कभी लूज मोशन हो जा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा सा खाया और पेट एकदम से भर गया, भूख ठीक से नहीं लगती है। तो आप खुद ही सोचिए, ये सब इतने जनरल सिम्टम्स हैं कि इससे कैंसर तक की डायग्नोसिस पहुंचना बहुत ही टाइम टेकिंग एंड उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जब तक हमें डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं तब तक जो है डिज़ीज़ काफ़ी स्प्रेड हो जाती है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। बट हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर 50 ईयर ओल्ड लेडी में इस तरह के सिम्टम्स सडनली न्यू डेवलप हो रहे हैं कि उनको एकदम से गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं थी, एकदम से पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है जो कि पहले नहीं थी, और वो ठीक नहीं हो रही है, या फिर बार बार रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं, तो इसका एक्चुअली कोई सिनिस्टर कॉज भी हो सकता है। ओके, एंड ये कौन सी एज में होता है ओवेरियन कैंसर? ओवेरियन कैंसर टिपिकली 50s के बाद पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है, तो मोस्टली 50s और 60s में पाया जाता है। बट कुछ अलग टाइप के ओवेरियन कैंसर्स भी होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। ये जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं ये यंगर पेशेंट्स में होते हैं, फ्रॉम 10 ईयर ऑनवर्ड्स, 20s में भी होते हैं। तो कई बार पेशेंट्स आते हैं और जब हम उनको बताते हैं कि ओवरी में एक बहुत बड़ा सा सिस्ट या ट्यूमर है, और उनके पेरेंट्स और पेशेंट्स एकदम से शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उनको जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है वो यही होती है कि ओवेरियन कैंसर तो लेट एज में होता है। बट ये जो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं ये यंगर एज ग्रुप में होते हैं और इनका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सेम चीज़ है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। ओवेरियन सिस्ट का मतलब होता है कि ओवरी में एक छोटी सी वाटर फिल्ड गांठ बन गई है, और ये जो सिस्ट हैं ये बहुत कॉमन है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कई बार ये सिस्ट बनती हैं और फिर घुल जाती हैं। इनको हम लोग फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। हर सिस्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, लेकिन कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जो कि साइज़ में बढ़ती जाती हैं, स्पेशली जो 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती हैं, या फिर उनके अंदर कुछ ग्रोथ होने लगती है, कुछ सॉलिड पार्ट्स भी आने लगते हैं, आसपास पानी भरने लगता है। तो ये जो सिस्ट होती हैं ये कैंसरस हो सकती हैं और फिर इनसे हमें डरने की ज़रूरत है। तो मैसेज आज यही जाना चाहिए कि हर सिस्ट कैंसर नहीं होती, बहुत कम ऐसी सिस्ट हैं जो कि कैंसर एक्चुअली बनाती हैं।
लेकिन उनके जो भी फीचर्स हैं उनको हमें अल्ट्रासाउंड पे या अदर टेस्ट करके पहचानना बहुत ज़रूरी है। PCOS एंड PCOD से भी कैंसर होता है? PCOS और PCOD सैडली हमारी सोसाइटी में इस समय बहुत कॉमन है। ये लाइफस्टाइल इलनेसेस हैं। यंग गर्ल से लेकर के मिडिल एज फीमेल्स जो हैं हमारे पास बहुत बार आती हैं कि पीरियड्स ठीक से नहीं होते। होता क्या है इसमें कि एग जो है वो यानी ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। ओवरी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि सिस्ट जैसे लगते हैं, बट इसमें ओवेरियन कैंसर नहीं होता। PCOS में रिस्क बढ़ता है यूट्राइन कैंसर का, यानी जो यूट्रस की एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, उसका रिस्क बढ़ता है बिकॉज उसमें पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। ऑलराइट, सो ये एंडोमेट्रोसिस क्या ओवरी की ही बीमारी है? एंडोमेट्रोसिस भी यंग एंड मिडिल एज फीमेल्स की प्रॉब्लम है और आजकल बढ़ भी रही है। एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है कि जो जैसे हमें मेंस्ट्रुएशन होता है वैसे ही ब्लीडिंग होके उसी तरह का टिश्यू पेट के अंदर भी होता है, और इस एंडोमेट्रोसिस की वजह से पेशेंट्स को पेन, इनफर्टिलिटी, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। एंडोमेट्रोसिस में कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, स्पेशली उन फीमेल्स में जिनमें बड़े बड़े एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं या बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है। तो ये पेशेंट्स मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, कभी दर्द के लिए, कभी इनफर्टिलिटी के लिए। तो उन पे भी एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं इनके एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है वो एकदम से बढ़ तो नहीं रही है, उसमें कोई चेंज तो नहीं हो रहा, या कोई ब्लड टेस्ट करा के देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी कैंसर में बदल रही है। ओके, एंड मैम ओवेरियन कैंसर के स्टेजेस कितने होते हैं? लाइक अदर कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर के भी 4 स्टेजेस होते हैं। हम लोग इसको जनरली डिवाइड करते हैं अर्ली कैंसर में, यानी जो कि कैंसर ओवरी तक ही सीमित है, और एक होता है जो कि ओवरी से बाहर पूरे पेट को इन्वॉल्व करने लगा है, और एक होता है 4th स्टेज जिसमें कि वो और भी ऑर्गन्स में अंदर जा के बैठ गया है। एंड कौन सी स्टेज में पता चलता है ओवेरियन कैंसर का? जैसे आपने खुद ही कहा कि ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मोस्टली ओवेरियन कैंसर जो है हमारे पास डायग्नोज होता है स्टेज 3 में। 70-80% पेशेंट्स में ऑलरेडी डिजीज़ ओवरी के बाहर पूरे पेट में स्प्रेड हो चुका है जब तक डायग्नोसिस बन पाती है। तो मैम इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं? ओवेरियन कैंसर के लिए ऐसे एक हेल्दी लेडी में कि हम रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करने जाएंगे, ऐसे टेस्ट नहीं है। बट अगर हम किसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर उस तरह के कोई भी सिम्टम पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में आ रहे हैं तो हम ज़रूर सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें हम यूट्रस और दोनों ओवरीज को देखते हैं कि उसमें कोई सिस्ट, कोई गांठ, कोई सॉलिड ट्यूमर तो नहीं बन रहा, पेट में पानी तो नहीं भर रहा है। इसके अलावा एक कुछ ब्लड टेस्ट है जिसको CA-125 बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है, लोगों को इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस भी है। अगर इन दोनों टेस्ट में हमें कुछ गड़बड़ लगता है तब फिर हम आगे CT स्कैन और अन्य प्रकार के PET CT और इस तरह के टेस्ट कराते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी करना ज़रूरी होता है? कैंसर और बायोप्सी जो है ये एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। ओवेरियन कैंसर में हम बायोप्सी जनरली नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब कैंसर जो है या जो डिजीज़ है वो ओवरी तक ही सीमित है और हम उस पेशेंट की सर्जरी का प्लान कर रहे हैं। अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हम चाहते हैं कि पहले हम पेशेंट को कीमोथेरेपी यानी इंजेक्शंस देके डिजीज़ को सुखाएं, कंट्रोल में लाएं, देन इन दैट केस हम उसकी बायोप्सी करते हैं। बट लिमिटेड डिजीज़ में, अर्ली स्टेज डिजीज़ में हम बायोप्सी नहीं करते हैं, हम स्ट्रेट सर्जरी के लिए जाते हैं। तो इसकी सर्जरी भी होती है ओवेरियन कैंसर की? हाँ, ओवेरियन कैंसर की सर्जरी होती है। अगर जैसे मैंने आपको बताया अर्ली डिजीज़ है तो हम जो दोनों ओवरीज हैं उनको निकालते हैं, साथ में पूरे पेट में चेक करते हैं कि कहीं और बीमारी तो नहीं फैली हुई। एक पेट में एक फैट की लेयर होती है ओमेंटम, उसको भी रिमूव करते हैं। जगह जगह से बायोप्सी लेके चेक करते हैं कि कैंसर फैल तो नहीं रहा है। जब यही बीमारी हमारे पास एडवांस स्टेज में आती है कि जो बीमारी है वो और कई जगहों पे फैल गई है, देन इन दैट केस फिर ये सर्जरी काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाती है। फिर हम उसमें कोशिश करते हैं हर जगह से बीमारी को क्लीन करने की, रिमूव करने की। मैम हॉट कीमोथेरेपी क्या है इसमें? हॉट कीमोथेरेपी जो है वो बेसिकली हमारे, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, ये जो एक्सटेंसिव सी सर्जरी जिसमें हम हर जगह से डिजीज़ निकाल रहे हैं, इसको साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। ये जो हॉट कीमोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट है
ये इसी सर्जरी के बाद किया जाता है। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग रूम में ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे 42 डिग्रीज पे पेट में कीमोथेरेपी को सर्कुलेट करते हैं 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जो भी थोड़े मोड़े बचे हुए कैंसर सेल्स हैं उनको किल कर सकें। इस ट्रीटमेंट को हाईपेक कहते हैं और ये ओवेरियन कैंसर में काफ़ी बेनिफिशियल पाया गया है। ओवेरियन कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन जैसे हो रहा है उससे रिलेटेड है। जैसे कि एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है डेफिनेटली। पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कि कोई भी बच्चा ना होना या फिर फर्स्ट बेबी 35 इयर्स के बाद होना, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी है, ये सब जो हैं ये ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं। इनफर्टिलिटी भी और ओबेसिटी, ये दो जो हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क फैक्टर है। इज इट जेनेटिक? यस, 10 to 15% ऑफ ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम मिलती है, जिसमें कॉमन है BRCA म्यूटेशंस जिनको हम बोलते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि इन घरों में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर कई लोगों को हुआ होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल कैंसर से भी ओवेरियन कैंसर का लिंक मिला है और इसीलिए कई बार जब ये हाई ग्रेड ओवेरियन कैंसर्स होते हैं तो हम उनका जेनेटिक टेस्ट भी ज़रूर कराते हैं, ये देखने के लिए कि उनके अंदर भी कोई जेनेटिक कारण था। इसके ये ना दो तरह से यूज़फुल होता है। एक तो है पेशेंट के लिए, क्योंकि हम पेशेंट को उसके हिसाब से कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनको पार्प इनहिबिटर्स बोला जाता है वो भी दे सकते हैं। साथ में फैमिली के लिए भी यूज़फुल होती हैं, क्योंकि फिर हमें ये पता है कि हाँ आपके पास ये जेनेटिक म्यूटेशन है, आपके घर में रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा है, ब्रेस्ट का, ओवेरियन कैंसर का। और भी रिलेटिव्स को, सिस्टर्स को, घर में और भी फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करते हैं और अर्ली पिक करने की कोशिश करते हैं, या फिर कैंसर होने से रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर हमें पता चल गया कि हाँ आपके पास ये म्यूटेशन है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उनके केस में हम उनको उस तरह से काउंसिल करते हैं कि भाई आप ओवरीज जो है फैमिली कंप्लीट करके जल्दी निकलवा लो, क्योंकि ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो जनरली अराउंड 40 इयर्स वी टेल देम कि आप ओवरीज निकलवा दो। या फिर कुछ टैबलेट्स भी होती हैं जिसको कीमो प्रिवेंशन कहा जाता है। ओके, इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं मैम? इससे बचने के लिए हमें इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में ही सोचना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए ओबेसिटी से बचें, ठीक है। और एक और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है गर्भ निरोधक गोलियां, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉमनली यूज भी होती हैं। किसी भी लेडी ने अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करी हैं तो उससे ओवेरियन कैंसर का रिस्क 30 to 50% से भी रिड्यूस होता है। ओके, क्या पेप्समियर से ओवेरियन कैंसर का पता चलता है? ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, उनको लगता है कि हमने तो पैप्समियर करा लिया, मेरा पैप्समियर बिल्कुल नॉर्मल था, तो मुझे ओवेरियन कैंसर नहीं होगा। लेकिन पैप्समियर जो है वो यूट्रस का जो सर्विक्स होता है, मतलब जो एक मुंह होता है उसका सर्विक्स बोलते हैं उसको, वो सिर्फ उसको सैंपल करता है। तो अगर आपका पैप्समियर नॉर्मल है तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, लेकिन पैप्समियर ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस में बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। मैम, देयर इज़ अ ब्लड टेस्ट, अगर वो नॉर्मल आता है CA-125, इट मीन्स वी कैन नॉट हैव ओवेरियन कैंसर इन फ्यूचर और नाउ? सो CA-125 इज़ अ वेरी यूज़फुल टेस्ट। इसको हम लोग ट्यूमर मार्कर बुलाते हैं। अगर CA-125 बढ़ा हुआ है तो हम डेफिनेटली चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ओवरी में कोई गांठ तो नहीं बन रही, कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। लेकिन CA-125 जो है वो हर ओवेरियन कैंसर में नहीं बढ़ता है। तो इसलिए हमें और भी चीज़ें देखनी होती है, हम ओनली एंड ओनली CA-125 पे रिलाई नहीं कर सकते। ऑल्सो CA-125 के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर ही है। CA-125 और भी बहुत सारी नॉर्मल कंडीशंस में, इवन मेंसेस में, या फिर फाइब्रॉइड्स होते हैं किसी को, अब नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उसमें भी बढ़ता है। तो CA-125 को आपका जो डॉक्टर है उसको कोरिलेट करेगा आपके अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन फाइंडिंग से, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग से, और तभी हम एक डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। मैम, जो टेल्कम पाउडर आजकल जनरली यूज़ कर रहे हैं, क्या इससे भी होता है ओवेरियन कैंसर? ट्रेडिशनली बहुत फीमेल्स प्राइवेट पार्ट्स में टैल्कम पाउडर यूज़ करती हैं। एंड ऐसा देखा गया है कि जो ये टैल्कम पाउडर होता है ये एक तरह का कार्सिनोजन होता है। क्योंकि इसमें ना एस्बेस्टॉस होता है जो कि एक हेवी मेटल है। ये
3 तरह के कैंसर्स कॉज करता है, एक है ओवेरियन कैंसर, एक है लंग कैंसर, एक है मीजोथीलियोमा। बट ऐसा सारे इंडस्ट्री में बताते हैं कि उन्होंने सारे टैल्कम पाउडर्स को टेस्ट करते हैं कि वो एस्बेस्टॉस फ्री हो, बट इसीलिए ये लिंक बना है क्योंकि टैल्कम पाउडर में नेचुरली एस्बेस्टॉस होता है। अब ये हमारी इंडस्ट्री का काम है इंश्योर करना कि हम जो टैल्कम पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसमें एस्बेस्टॉस ना हो। ओके मैम, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, थैंक यू वेरी मच। एंड आप जो ये सर्वाइवर्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, आप इन्हें कुछ क्या कहना चाहेंगी? कैंसर पेशेंट्स जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी डरिए मत। ट्रीटमेंट जो है वो कठिन है, लंबा है। ओवेरियन कैंसर में स्पेशली सर्जरी भी काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ती है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। आजकल बहुत सारे न्यूअर मोडालिटीज़ भी हैं ओवेरियन कैंसर में जो कि लाइफ स्पैन बढ़ाने का काम करती हैं। और सर्वाइवर्स जो हैं हमारे आपके आसपास भी डेफिनेटली होंगे, फैमिली में, सोसाइटी में, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। उन्होंने एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ी है, उनकी फैमिली ने एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ी है और वो उससे सक्सेसफुल निकल के आए हैं। सो आई होप 8th में जो कि वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, आप इस दिन पे प्रण लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। जो भी कैंसर पेशेंट हैं या सर्वाइवर्स हैं वो अपना हेल्थ का ध्यान रखें, टाइमली चेकअप, टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। थैंक यू।